केरल में एक लाइबेरियाई जहाज डूबने की सजा दूसरे को, शिप अरेस्ट कर मांगे 9,531 करोड़। हेलो गाइस, तो आज हम जानेंगे एडमिरल्टी कानून के बारे में कि अगर किसी कंपनी का जहाज डूब जाता है तो उसकी गलतियों के लिए उसको क्या सज़ा मिलती है, क्या जुर्माना लगाया जाता है और ये क्यों लगाया जाता है। तो अक्सर ऐसी न्यूज़ आपने पढ़ी होंगी कि कोई जहाज़ समुद्र में डूब गया भारी कंटेनरों के साथ, तो उसके बाद उस कंपनी पर क्या एक्शंस लिए जाते हैं जिसकी गलती रहती है, जिसकी गलतियों की वजह से जहाज़ डूबा। तो इसी को कहते हैं एडमिरल्टी कानून। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो केरल के बंदरगाह पर खड़े एमएससी अकीतेता नाम के जहाज़ को अरेस्ट कर लिया गया है। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि ये जहाज़ तभी छूटेगा जब स्विट्जरलैंड की कंपनी 9,531 करोड़ रुपए हर्जाना भरेगी। 25 मई को इसी कंपनी का एक और जहाज़ एमएससी एल्सा 643 जहरीले कंटेनर के साथ केरल के पास डूब गया था। एमएससी अकीतेता जहाज़ को गिरफ्तार कर क्यों मांगे गए 9,531 करोड़ और इसका मई में डूबे एमएससी एल्सा से क्या कनेक्शन, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। केरल में 25 मई को लाइबेरिया का जहाज़ कैसे डूब गया था। तो 23 मई को केरल के विजिंजियम बंदरगाह से लाइबेरियन कार्गो शिप एमएससी एल्सा थर्ड केरल के ही कोच्चि बंदरगाह के लिए रवाना हुआ। जहाज में रूसी कैप्टन इवानोव अलेक्जेंडर सहित 24 क्रू मेंबर्स और 643 कंटेनर सामान भरा था। 24 मई को दोपहर 1:25 बजे जहाज कोच्चि तट से 38 समुद्री मील यानी लगभग 70 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में था। इस दौरान जहाज का स्टारबोर्ड यानी दायां हिस्सा 26 डिग्री तक झुक गया और जहाज असंतुलित हो गया, मतलब अनबैलेंस हो गया। तमाम कोशिशों के बावजूद 25 मई की सुबह 7:50 बजे सभी 643 कंटेनर सहित एमएससी एल्सा डूब गया। हालांकि सभी 24 क्रू मेंबर को इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी ने सुरक्षित बचा लिया। केरल के बंदरगाह मंत्री वीएन वासवन ने कहा, तेज हवाओं, लहरों या लोडिंग की समस्याओं की वजह से हादसा हुआ होगा। वहीं आईसीजी के मुताबिक जहाज के होल्ड में तेजी से पानी भरने लगा था, जिस वजह से वह पलटकर डूब गया। एमएससी एल्सा 3 को 1997 में बनाया गया था। इसका मैनेजमेंट दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी यानी एमएससी के पास है, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 28 साल पुराने इस जहाज़ का आखिरी पोर्ट स्टेट कंट्रोल निरीक्षण 19 नवंबर 2024 को मैंगलोर में हुआ था। तब इसमें 5 कमियां पाई गई थी। 183 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा कार्गो शिप साइज में 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा था, मतलब काफ़ी बड़ा था। केरल हाईकोर्ट ने दूसरा जहाज अरेस्ट करने और 9,531 करोड़ हर्जाना वसूलने का आदेश दिया। तो यह आदेश क्यों दिया गया? तो 8,626 करोड़ एमएससी एल्सा के डूबने से केरल के पर्यावरण, उसकी कोस्टलाइन को हुए नुकसान के लिए, 378 करोड़ केरल के तट और समुद्री इलाके में पर्यावरण को बहाल करने के लिए, और 527 करोड़ केरल के तटीय इलाके में रहने वाले लोगों और मछुआरों को हुए नुकसान के हर्जाने के लिए। तो ये जो पैसे मांगे गए हैं 527 करोड़ केरल के तटीय इलाके में रहने वाले लोगों, मछुआरों को हुए नुकसान के लिए, क्या ये इन लोगों तक पहुंचते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचते गाइस। ये सारा पैसा जाएगा
सरकार की जेब में। और सरकार मतलब ये मत समझिए कि आपके लिए यूज़ होगा, नहीं, सरकार की जेब मतलब अगर अभी सरकार BMW से चल रही तो फिर कल रेंज रोवर से चलेगी, डिफेंडर से चलेगी। तो इस पैसे का यूज़ ऐसे होगा। और कोर्ट ने कहा शिकायत में यह दावा किया गया है कि MSC एल्सा से तेल प्रदूषण हुआ है और उसमें दावा किया गया, मतलब कोर्ट में भी दावे चलते हैं क्या, दावा से कुछ नहीं होता गाइस, प्रूफ चाहिए, प्रूफ दोनों के तेल प्रदूषण हुआ है। लेकिन नहीं, हमको दावे करने हैं। जब कोर्ट में भी दावे चलने लगेंगे तो कोर्ट और पंचायत में मतलब क्या, फर्क ही क्या। उसमें रखे 643 कंटेनरों से भी प्रदूषण होने के चलते नुकसान हुआ। मुआवजे की गणना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार की गई। अच्छा, इतना तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का बजट भी नहीं होगा जितना मुआवजा मांग रहे हैं ये लोग। केरल सरकार की याचिका के जवाब में हाईकोर्ट ने 8 जुलाई को MSC के ही दूसरे कार्गो शिप MSC अक्कीतेता सेकंड की गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया है। ये इस समय केरल के विजिंजियम पोर्ट पर खड़ा है। MSC एल्सा की तरह ही ये भी लाइबेरिया के झंडे के तहत कार्गो का ट्रांसपोर्ट करता है। जस्टिस M.A. अब्दुल हकीम ने अपने फैसलों में कहा MSC अक्कीतेता को उसके पतवार, इंजन और बाकी सामान सहित तब तक के लिए गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाता है जब तक MSC कोर्ट को 9,531 करोड़ नहीं जमा करती या सिक्योरिटी नहीं देती। विजिंजम पोर्ट पर संचालन अडानी ग्रुप करता है। अदालत के आदेश पर पोर्ट अथॉरिटी ने MSC अक्कीतेता को अपनी कस्टडी में ले लिया। आप फोटो में देख सकते हैं। किसी दूसरे देश के जहाज को अरेस्ट करके मुआवजा मांगने के पीछे का नियम देखें तो भारत में समुद्री विवाद निपटने के लिए 2017 में ज्यूरिडिक्शन एंड मैरीटाइम क्लेम एक्ट नाम का कानून बना। इसे एडमिरल्टी लॉ एक्ट कहा जाता है। इसके तहत जहाज़ों को नुकसान, उनके मालिकाना हक, जान माल की हानि और पर्यावरण को होने वाले नुकसान जैसे मामलों में कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकता है। बट इससे एक चीज़ हो सकती है कि भारत की विदेश नीति पर प्रभाव पड़ सकता है। एडमिरल्टी एक्ट के तहत बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, केरल, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट को समुद्री विवादों का फैसला सुनाने का अधिकार है। हाईकोर्ट किसी जहाज या उसके मालिक को अरेस्ट करने का आदेश भी दे सकते हैं। केरल सरकार ने एडमिरल्टी एक्ट की धारा 4 के तहत मुआवजे की मांग की थी। इसमें कहा गया कि अगर किसी जहाज से पर्यावरण को कोई नुकसान होता है तो हाईकोर्ट को नुकसान के मुआवजे के लिए जहाज के खिलाफ फैसला सुनाने का अधिकार है। एडमिरल्टी एक्ट के अलावा मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भी किसी जहाज से समुद्र में तेल के रिसाव से प्रदूषण फैलने पर जहाज के मालिक के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। इसके अलावा जहाज डूबने से होने वाले प्रदूषण के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की भी भूमिका होती है। 2016 में NGT ने पनामा की एक शिपिंग कंपनी को मुंबई के तट पर उसका जहाज डूबने के बाद उससे हुए तेल के रिसाव के चलते 100 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया था। अब इसमें एक चीज़ है गाइस कि समुद्र में जो जहाज डूबते हैं उसमें बहुत सी दुर्घटनाएं शामिल होती, तो ऐसे में अगर किसी जहाज के मालिक पर ऐसी कार्रवाई होती है तो ये उस मालिक का तो डबल नुकसान होगा। एक तो उसका जहाज गया, उसके जो कंटेनर रखे थे वो तो उसके थे ही नहीं, ट्रांसपोर्ट का काम था, उसके बाद भी उसके मालिक को अरेस्ट किया जाएगा, तो ये बहुत गलत चीज़ है। ऐसे में भारत के व्यापार को नुकसान हो सकता है। MSC एल्सा पनामा की एक शिपिंग कंपनी पर 100 करोड़ का जुर्माना लगा था। MSC एल्सा को लाइबेरिया शिप क्यों
कह रहे हैं जब इनकी मालिक स्विट्जरलैंड की कंपनी MSC है। तो समुद्री रास्ते से सामान ले जाने वाली शिपिंग कंपनी भले ही किसी भी देश में रजिस्टर्ड हो, वो अपने जहाज़ों पर लाइबेरिया और पनामा जैसे उन देशों का झंडा लगा लेती हैं जिनके समुद्री व्यापार और टैक्स के नियम आसान होते हैं। इससे इन शिपिंग कंपनियों को आर्थिक फायदा होता है। इसे फ्लैग ऑफ कन्वेंशन मॉडल भी कहा जाता है। इसे फ्लैग ऑफ कन्वेंशन का मॉडल कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन के तहत ये गैर कानूनी नहीं है। इसी नियम का फायदा उठाकर ये जहाज अपनी पहचान छिपाने और चोरी छिपे ऑपरेट करने के लिए झंडे बदलते रहते हैं। इसे फ्लैग हॉपिंग कहा जाता है। MSC ने एल्सा पर लाइबेरिया से पहले जर्मनी का झंडा लगाया था। साथ ही 2000 से अब तक एल्सा कम से कम 10 बार अपना नाम बदल चुका है। इसके अलावा कुछ पुराने नाम CSAV बार्सिलोना, TMM हिडाल्गो, डेलमास, टूरिवेल एंड अलेक्जेंड्रा एन है हुआ करता था। समय के साथ बदल जाओ, प्रॉफिट के साथ बदल जाओ। एल्सा के डूबने के मामले में लाइबेरिया ने किसी भी जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अनक्लॉज के मुताबिक ऐसा करना भी गैर कानूनी नहीं है। ऐसे में जहाज की मालिक MSC को ही मुआवजा देना होगा। क्या है, MSC को अपना जहाज छुड़ाने के लिए पूरा मुआवजा देना होगा। तो देखा जाए तो MSC एल्सा के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे। उसे 2028 तक के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट भी मिला हुआ था। ऐसे में इसका बीमा करने वाली कंपनियां मुआवजे के दावे का निपटारा करेंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक खामियों के बावजूद स्टीमशिप म्यूचुअल फंड्स और UK P&I क्लब जैसी इंश्योरेंस फर्म ने जहाज का बीमा कर रखा है। जहाज का मलबा हटाने और प्रदूषण से होने वाले हर्जाने के लिए ये कंपनियां ही जिम्मेदार है। तो संविधान के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि भले ही लाइबेरिया ने हाथ खड़े कर लिए हैं, लेकिन इन बीमा कंपनियों को लाइबेरिया, भारत और स्विट्जरलैंड के कानूनों के मुताबिक इस मामले में मुआवजे के दावे का निपटारा करना होगा। एडमिरल्टी सूट स्पेशल लॉ है जिसके तहत हाईकोर्ट को जुर्माना वसूलने का पूरा अधिकार है। फिलहाल हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर MSC को कोर्ट से राहत नहीं मिली तो उसे जुर्माने की पूरी रकम देनी होगी, वरना जहाज भारत में के कब्जे में रहेगा। MSC एल्सा में क्या था और जिससे केरल के समुद्र में खतरा पैदा हो गया। तो इसमें 643 कंटेनर से लदे इस कार्गो में शिप और में 4 खतरनाक केमिकल्स और फ्यूल मौजूद थे। तो कैल्शियम कार्बाइड 12 कंटेनर्स में कैल्शियम कार्बाइड था। यह ग्रे या काले रंग का होता है। ठोस केमिकल कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल एसिटिलीन गैस बनाने, स्टील निर्माण में होता है, फल पकाने में भी होता है। मतलब इसका मतलब हम जो फल खा रहे हैं वो सब फर्जी हैं। दूसरी गैस मरीन गैस ऑयल थी जिसमें शिप 84 मेट्रिक टन मरीन गैस ऑयल यानी डीजल भी था। डीजल जिसका इस्तेमाल जहाज को चलाने के लिए किया जाता है, जहाज़ों में किया जाता है, नॉट जस्ट फॉर कार्स। डीजल में एल्केन जैसे हल्के हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं, इसलिए यह पानी की सतह पर तैरता रहता है। एक पतली परत बना देता है जो सूर्य की किरणों और ऑक्सीजन को पानी में जाने से रोकती है। इससे समुद्र के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है और समुद्री जीवन प्रभावित होता है। समुद्री जीवन बोले तो समुद्र में रहने वाले प्राणी, मछलियाँ, फर्नेन, सॉइल, नर्डल्स, बाकी सारे और भी केमिकल्स मौजूद थे। बड़ी संख्या में समुद्री जीवों की मौत होगी अगर वो 643 कंटेनर्स में से गैस रिसाव, तेल रिसाव होता है। तो बड़ी संख्या में समुद्री जीवों की मौत डॉल्फिन, व्हेल, कछुओं और ऑक्टोपस, ऊदबिलाव समेत कई मछलियाँ और समुद्री जीव बीमार पड़ सकते हैं। समुद्र की इकोलॉजी को नुकसान।
दुनिया के सबसे बड़े तेल रिसाव की बात करें तो दुनिया में लाखों समुद्री जीवों की मौत हुई थी सबसे बड़े तेल रिसाव में। तो आज हम देखते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर आता है एटलांटिक एम्प्रेस, 19 जुलाई 1979। कैरेबियन सागर में त्रिनिदाद और टोबैगो के तट से 16 किलोमीटर दूर दो बड़े तेल टैंक एटलांटिक एम्प्रेस इजियन कैप्टन तूफान की वजह से आपस में टकरा गए। दोनों जहाज़ों में आग लग गई और एटलांटिक एम्प्रेस से करीब 2,87,000 टन लगभग 90 मिलियन गैलन कच्चा तेल समुद्र में बह गया। यह अब तक का सबसे बड़ा तेल रिसाव है। हवा और समुद्री लहरों ने तेल को दूर दूर तक बिखेर दिया, जिसने समुद्री जीवन को प्रभावित किया। लाखों समुद्री जीव मारे गए और 27 नागरिकों की मौत हुई। कैस्टिलो डे वेल्वर, साउथ अफ्रीका के केप टाउन से 70 मील दूर दक्षिण अटलांटिक महासागर में तेल टैंकर कैस्टिलो डे वेल्वर में आग लग गई। जहाज दो हिस्सों में टूट गया और पिछले हिस्से में भरा 2,52,000 टन कच्चा तेल डूब गया। तेल के एक हिस्से में आग लग गई और बाकी बेंगुएला धारा के साथ समुद्र में फैल गए। इससे लाखों मछलियां और समुद्री जीव मारे गए। इससे 76 फीट समुद्री तट प्रदूषित हुए। लगभग 9,000 टन सीप प्रदूषण की वजह से नष्ट किए गए। एक्सॉन वोल्टेज, अलास्का के प्रिंस विलियम साउंड में तेल टैंकर एक्सॉन वोल्टेज एक चट्टान से टकरा गया। इससे 10 मिलियन गैलन कच्चा तेल समुद्र में फैल गए। यह अमेरिका के समुद्री इलाके में दूसरा सबसे बड़ा तेल रिसाव था। तेल ने 2092 किलोमीटर तट को प्रभावित किया, जिससे 2.5 लाख समुद्री पक्षी, 2,08,000 उदबिलाव, 300 हार्बर सील और 22 किलर व्हेल मर गए। इसका असर 25 सालों तक रहा, जिसने स्थानीय मछली पकड़ने और पर्यटन को प्रभावित किया। डीप वाटर होराइजन, मैक्सिको की खाड़ी में डीप वाटर होराइजन ऑयल रिग में विस्फोट हुआ। इससे 134 मिलियन गैलन ऑयल फैल गए। इसने 1600 किलोमीटर से ज़्यादा तट को प्रभावित किया, जिसमें टेक्सास से फ्लोरिडा तक के इलाके शामिल थे। हजारों प्रजातियों की मछलियां, डॉल्फिन्स मारी गई। 11 कर्मचारियों की मौत हुई। तो ये कुछ लॉस है गाइस, जो किसी भी जहाज बनाने वाली कंपनी, जहाज बेचने वाली कंपनियों को और किसी और देश की कंपनी का किसी और देश की कंपनी के साथ एग्रीमेंट, ये सब कुछ शामिल है। तो देखा जाए तो जिम्मेदारी कंपनी की है और लाइसेंस वाली कंपनी की है। सो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।